दोस्तों आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि भैया संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसको बता दीजिए, क्योंकि हमने संस्कृत में तैयारी अच्छे तरीके से नहीं करी है। तो आज के इस वीडियो में कक्षा 12वीं के अंतर्गत संस्कृत दिग्दर्शिका के मोस्ट इंपॉर्टेंट गद्यांश को जानेंगे, वो भी उनका संदर्भ और हिंदी अनुवाद कैसे लिखना है, पूरा का पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपको बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि कौन कौन से पैसेज को आपको पढ़ना है, ठीक है, यानी कि कौन कौन से पार्ट से आपको कौन कौन सा पैराग्राफ को तैयार करना है, पूरा जो भी इंपॉर्टेंट है इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग यहां पर संस्कृत गद्यांश को पूरा समाप्त करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम में ये 7 नंबर का पूछा जाता है, यानी कि 2 नंबर का आपका संदर्भ रहता है और 5 नंबर का हिंदी अनुवाद पूछता है। जैसे हमारे पास एक पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट दिया गया है, इसको ध्यान समझिएगा। यहां पर कह रहा है कि धन्यो अयम भारत देशा यत्र सम्मूलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द संदोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयम् अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम च वर्तते यमेव भाषा संस्कृत नाम्नापि लोके प्रथिता अस्ति अस्माकं रामायण महाभारत वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथाः चत्वार वेदा सर्वा उपनिषदः अष्टादश पुराणानि। अब देखो इसको आपको तैयार करना है। ये है कहाँ से, संदर्भ कैसे लिखोगे, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इस तरीके से पहले इसको संदर्भ को लिखना है, पहले पहचानना है कि आखिरकार है कहाँ से। देखो इसमें आपका कह रहा है कि धन्य है वह भारत देश, धन्य अयम भारत देशा यत्र सम्मूलसति जनमानस पावनी भव्य भावोद्भावनी शब्द सद्दोह प्रसवनी सुर भारती विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयम्। तो ये आपका इस प्रकार से जब पूरा पढ़ोगे तो एक जगह पर मिल रहा है संस्कृत नाम्नापि, है ना। तो ये मतलब समझ जाओ कि भाई संस्कृत भाषा यह महत्वम वाला जो हमारा पाठ है वही पाठ है यहाँ से और इसी से लिया गया है। तो इसको जब अच्छे से पढ़ोगे समझ में आएगा। तो आपको इस तरीके से देखो संदर्भ को लिखना है कि प्रस्तुत गद्य अवतरण या संस्कृत गद्य अवतरण भी कह सकते हो। हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्व नामक पाठ से अवतरित है। 2 नंबर इस संदर्भ का मिलता है और पूरा 7 नंबर का आता है, तो बचा 5 नंबर। 5 नंबर में आपको इसका हिंदी अनुवाद करना होता है। जैसे यहां पर इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, कह रहा है कि धन्य अयम भारत देशा यत्र सम्मूलसति जनमानस पावनी भावनी शब्द संदोह प्रसवनी। मतलब कि धन्य है यह भारत देश जहां जनमानस को पवित्र करने वाली श्रेष्ठ भावों को मतलब शब्दों को या श्रेष्ठ भावों कह सकते हो प्रकट करने वाली शब्द को समूह को जन्म देने वाली, है ना, शब्द संदोह प्रसवनी यानी कि शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा क्या है, विद्यमान है। विद्यमानेषु निखिलेष्वपि वाङ्मयम्। अस्या मतलब होता है इसका या हमारा बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहां पर आगे देखो इस प्रकार से यहां पर पूरी व्याख्या इसकी करी गई है ना। तो यहां पर आपका इसमें बताया है कि शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा विद्यमान है। समस्त साहित्यों में इसका मतलब अस्या बोला ना, अस्या वाङ्मयम् सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्न च वर्तते। इसका साहित्य सबसे श्रेष्ठ और क्या है, संपन्न है सबसे ज्यादा। फिर इसके बाद कह रहा है कि हमारे अस्माकम रामायण महाभारत वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथा। तो हमारे रामायण में, महाभारत में और कह रहे हैं कि वैदिक ऐतिहासिक ग्रंथ जो और पुराने ग्रंथ है, जैसे कि चत्वार वेदा मतलब 4 वेद, सर्वा उपनिषद माने कि सभी उपनिषद, अष्टादश पुराणानि मतलब 18 पुराण। तो यहाँ पर शब्दों को समझाया जाता है कुल मिलाकर के। और फिर वही आपका पूरा का पूरा देखो यहाँ पर बताया भी गया है। जैसे हमारे रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, 4 वेद, समस्त उपनिषद, 18 पुराण तथा अन्य महाकाव्य नाटक आदि इसी भाषा में लिखे गए हैं। मतलब कि संस्कृत भाषा हमारी प्राचीन भाषा रही है और इस भाषा में बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि लिखे गए हैं। जैसे रामायण की बात कर ले या जो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये पहला काफी क्या है, इंपॉर्टेंट, इसको आपको तैयार बिल्कुल करके जाना है। इसके बाद आपका दूसरा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वही बताऊंगा जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके आएंगे और 5 से 6 मैं आपको बताने वाला हूं। पूरा तैयार करके जाना, इससे बाहर आपका संस्कृत का ये गद्यांश नहीं पूछेगा इस वीडियो से बाहर, अगर इस वीडियो को पूरा देख के जाओगे, ठीक है। चलो दूसरा आपके पास दिया है, अतीत प्रथम कल्पे जना एकम विरूपम सौभाग्य प्राप्त सर्वाकारण परिपूर्णम पुरुषम राजानुकुर्वं चतुष्पदा अपि सन्निपत्य एका सिंह राजेनुकुर्वन् तथा शकुनिगणा हिमवत प्रदेशे एकस्मिन् पाषाण सन्निपत्य मनुष्येषु राजा प्रज्ञते तथा चतुष्पदेषु च अस्माकं पुनरन्तरे राजा नास्ति अराजको वासो न
वासो नाम ना वर्तते। तो देखो संदर्भ इसका इस तरीके से लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बताया कि भाई संदर्भ के साथ हिंदी अनुवाद दिया जाता है, तो इसको पहचान लेना, और नहीं पहचाने हो तो संदर्भ मैं बता रहा हूं तो आप पहचान ही जाओगे। लिखना है आपको इसका संदर्भ की यह संस्कृत गद्यांश या दिया गया गद्यांश संस्कृत दिग्दर्शिका के जातक कथा नामक पाठ से लिया है। और ये जातक कथा में दो पार्ट है आपके, एक है आपका उलूक जातकम और एक पार्ट है आपका जिसे बोलते हैं नृत्य जातकम, ठीक है ना, नृत्य जातकम, जहां पर सुवर्ण हंसों वाली बात कही गई थी। तो नृत्य जातकम से नहीं है ये वाला जो लिया गया, ये आपका उलूक जातकम से है। तो इतना आपको याद कर लेना है, ये आपका हो जाएगा 2 नंबर यहां से क्लियर। अब इसी का हिंदी अनुवाद तो देखो, इसको समझो, और यहां पर बताया क्या गया मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से पढ़ के सुना देता हूं। यहां से इसका हिंदी अनुवाद हेडिंग इस तरीके से कॉपी पर डालोगे और लिखोगे, अतीत प्रथम कल्पे जना एकाम विरूपम सौभाग्य प्राप्तम सर्वाकार परिपूर्णम। मतलब कि अतीत के पहले कल्प में जो एक समान लोग एक समान रूप वाले सौभाग्यशाली और सर्वगुण संपन्न राजा का निर्माण नहीं कर रहे थे, है ना। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि चतुष्पदा अपि सन्निपत एक सिंहा राजारु कुर्बन। मतलब कि 4 पैर वाले जीव भी एक सिंह को राजा नहीं मान रहे थे। इसके बाद है ना कह रहा कि तथा शकुनी गड़ा, यानी कि इसके बाद शकुनी यानी कि पक्षियों का समूह बोला गया। इसको शकुनी किसको बोलते हैं? पक्षियों के समूह को। तो शकुनी यानी पक्षियों का समूह हिमालय के एक पत्थर पर बैठकर यह कहने लगे कि मनुष्यों में राजा नहीं है, इसी प्रकार 4 पैर वाले जीवों में भी कोई राजा नहीं है, हमारे बीच भी कोई राजा नहीं है, अराजकता का जीवन नाम की कोई स्थिति नहीं है। तो ये इस तरीके से हमारे हो जाएगा। यहाँ पर मतलब अस्माकम पुनरंतरे का मतलब हमारे भी कोई राजा नहीं, पक्षियों में ये विचार चल रहा था आपस में, ठीक है। तो ये आपका दूसरा दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट संस्कृत का क्या है, गद्यांश है। इसको कर लीजिएगा प्लीज। चलिए 2 हो गए हमारे। अब आते हैं तीसरा वाला। तीसरा फिर से आपका देखो यहां से दिया है कि संस्कृत साहित्यम सरसम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जितने शुरू के अभी मैं आपको बताया हूं, ठीक है। एक भी आप लोग मिस मत करना, और फिर देखना आपका कोई सा भी सेट आ जाएगा पूरे यूपी बोर्ड में, कोई भी सेट आपके पास आए, 7 सेट बनते हैं पेपर, उनमें से कोई भी सेट आपके पास आएगा, आराम से आप लोग पूरा करके आओगे, ठीक है। देखिए दिया ना, संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण चा सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य चालालित्य भावोध सामर्थ्यम। इसको पढ़ लेना, मैं आपको बता दिया यहाँ पर, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये आपका लिया भी कहां से गया है, तो भाई संस्कृत दिग्दर्शिका का संस्कृत भाषाया महत्वम से ही लिया गया है। इसमें कह रहा है कि संस्कृत साहित्यम सरस, यानी कि संस्कृत का साहित्य सरस यानी कि आसान है, सरल है। इसकी व्याकरण क्या है, सुनिश्चित है। तस्य गद्य पद्य मतलब उसके, तस्य मतलब उसका या उसके, गद्य और पद्य में लालित्य भावबोध सामर्थ्य मतलब कि लालित भावबोधों को समर्थ करने वाली अद्वितीय श्रुति माधुर्यते चा वर्तते। मतलब कि उसमें अनुपम, अद्वितीय का मतलब होता है अनुपम श्रुति मधुरता है। किम बहुना मतलब कि इससे ज्यादा क्या कहे, चरित्र निर्माणार्थ यादृशी सत्प्रेरणा, यानी कि चरित्र के निर्माण के लिए जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत वाङ्मयम् ददाति, यानी कि जैसी सत्प्रेरणा संस्कृत भाषा देती है वैसा किसी दूसरे ग्रंथ में नहीं है। तो बस इसका आप लोग इस तरीके से यहां तक संजायते तक इसको कर लेना, यहां से ये वाला, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। संदर्भ इसका इस तरीके से लिखा जाएगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से उद्धृत है। ये 2 नंबर का यहां पर आपको दिलाएगा, 2 नंबर। इसके बाद आपको यहां से देखो इसका हिंदी अनुवाद जो लिखना है वो इस तरीके से लिखा जाएगा, जो मैं पढ़ के आपको बता भी दिया कि संस्कृत का साहित्य क्या है, सरस है। यहां पर सरस का लेना, सरसपूर्ण यानी आसान है, उसका व्याकरण सुनिश्चित है, और उसके गद्य और पद्य में सुंदरता भावबोध की अद्वितीय क्षमता है, और श्रवण करने की मधुरता है। कहने को क्या मतलब कि संस्कृत भाषा अगर कोई पढ़ेगा तो आपको इरिटेटिंग नहीं लगेगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनोगे, है ना। तो ये आपका पूरा इसका क्या हो जाएगा, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा इस तरीके से। इसके बाद चौथा आपको तैयार करना यहां पर दिया गया है, हिंदी संस्कृतांगल भाषासु अस्य समानः अधिकारा आसीत। हिंदी हिंदू स्थानामुत्थानाय अयम निरंतरम प्रयत्नं करोत् शिक्षैव देशे समाजे च नवीनः प्रकाशा उदेति। अतः श्री मालवीय वाराणस्याम, देखो मालवीय शब्द मिल गया तो समझ जाओ कि महामना मालवीय वाले पाठ से है। कुछ चीजें हैं जो पहचाननी भी पड़ेंगी आपको, ठीक है। तो इतना मतलब आसान भी होता है कि आप लोग अगर थोड़ा सा भी दिमाग लगा लोगे ना तो आप लोग बड़े आराम से ये जो 7 नंबर का टॉपिक है इसको पूरा करके आओगे, ठीक है।
तो देखो यहां से लेकर के इसको पूरा यहां तक मिला लेना अपनी बुक में, और ये काफी क्या है इंपॉर्टेंट है, इसको आपको तैयार करना है, चौथा है ये, ठीक है। चलिए संदर्भ कैसे लिखोगे देख लीजिए। तो भैया मैंने बता दिया कि महामना मालवीय पाठ से तो लिखोगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है, यानी लिया गया है। 2 नंबर आपका संदर्भ में यहां पर मिलेगा। फिर इसके बाद हिंदी अनुवाद जो इसमें कहा गया है ना, तो इसको देख लो यहां से। हिंदी अनुवाद इस तरीके से लिखना है कि हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। हिंदी के माध्यम से भारतवासियों के उत्थान के लिए उन्होंने निरंतर प्रयास किया। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश फैलता है। इसलिए श्री महामना मालवीय ने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आप लोग जानते हो ना, BHU बोलते हो, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जहां पर एडमिशन के लिए आज लोग मतलब लाइन लगी हुई है और काफी सारे एंट्रेंस होते हैं। तो मतलब कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हमारे देश में बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय है, आप कह सकते हो शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र भी है, ठीक है। तो इसकी स्थापना किसने की थी? तो महामना मालवीय जी ने कराई थी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको कर लीजिएगा। इसके बाद 5वां आपको तैयार करना है महामनस्विन मदन मोहन मालवीय, ये भी आपका वहीं से है, ठीक है। तो इस पार्ट से आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट है, एक ये वाला और एक आपको मैंने ये वाला जो दिखाया, ठीक है। तो चौथा और ये 5वां, इसका देख सकते हो कहां से कहां तक है। तो आपको यहां पर कर लेना है सम्मान भाजनम भवत, है ना, यहां तक आपको इसको 5वां करना है। संदर्भ उसी प्रकार से रहेगा क्योंकि उसी पार्ट से है, महामना मालवीय पार्ट से ही है, तो यहां पर 2 नंबर का संदर्भ सेम दोनों का रहेगा। बस फर्क आएगा तो हिंदी अनुवाद में, इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से हो जाएगा जो 5वां नंबर का दिया है। इसका अनुवाद आप करोगे कि महान व्यक्तित्व वाले मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रतिष्ठित परिवार में प्रयागराज में हुआ था। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्मानित विद्वान थे। उन्होंने प्रयाग में संस्कृत पाठशाला, राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की और यही राजकीय विद्यालय में अध्यापन कार्य प्रारंभ किया। युवा मालवीय यानी कि जब वो युवा थे, ठीक है, ने अपने प्रभावशाली भाषण से लोगों के मन को मोह लिया। इसलिए उनके मित्र ने उन्हें वकालत की डिग्री प्राप्त कर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। यानी उनके मित्र ने कहा कि आप वकालत करो, ठीक है ना, वकालत की पढ़ाई करो और देश की सेवा करो। इस तरीके से ये आपका 5वां काफी इंपॉर्टेंट है महामना मालवीय से। इसके बाद आपको 6ठा तैयार करना, संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यासा, कविकुल गुरु कालिदासा, अन्य चा भास भारवी भवभूतादयो। इसके बाद यहां से आता है अगला महाकवयः स्वकीय ग्रंथ रत्नै अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते इयं भाषा अस्माभिः मात्र सम्मानीय वंदनीय च यतो भारत मातु स्वातंत्र्यं गौरवम् अखंडत्वं सांस्कृतिकमेव कत्वच्च संस्कृते नैव सुरक्षितं शक्यन्ते इयं संस्कृत भाषा सर्वासु भाषासु प्राचीनता श्रेष्ठा चास्ति ततः सुशिष्टम भाषासु मुख्या मधुरा दिव्या गिरवाणु भारती इति। ये आपका देखो संस्कृत भाषा महत्वम से दूसरा है, ठीक है ना। हमने संस्कृत भाषा महत्वम से बताया कि आपका देखो जातक का था संस्कृत भाषा महत्वम महामना मालवीय, लगभग यही पार्ट जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको कर लीजिएगा। संदर्भ इस तरीके से लिखोगे, 2 नंबर यहां मिलेगा आपको। और यहां पर इसमें क्या करा है कि संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवि कुलगुरु कालिदास ऐसे करके दिया है। तो इसका देखो जो हिंदी अनुवाद बनेगा वो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पर संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि व्यास, कवियों के गुरु कालिदास और अन्य भास भारवी, यानी कालिदास को संस्कृत का प्रकांड विद्वान भी कहा जाता है। तो ये गुरुओं के भी गुरु हैं, ठीक है। अन्य चा भास भारवी, है ना, भवभूति आदि महाकवि अपने अमूल्य ग्रंथों के द्वारा आज भी पाठकों के हृदय में बसे हुए हैं। यानी कि जब कहा गया है ना यहाँ पर कि ग्रंथ रत्न अद्यापि पाठका नाम हृदय विराजन्ते, यानी कि जो पढ़ने वाले हैं इन ग्रंथों को, संस्कृत के जो ग्रंथ पढ़ते हैं उनके हृदय में ये आज भी क्या है, विराजमान है। इस तरीके से इसका करोगे। इसके बाद यहां से आप आ जाओगे, यह भाषा हमारे लिए मां के समान है, यानी कि
इसमें कह रहा है कि इयम भाषा अस्माभि मात्र सब सम्मानीय, यानी कि यह भाषा हमारी माँ के समान हमारे लिए सम्माननीय है। इसके बाद है वंदनीय चा यतो भारत मातु, यानी कि सम्माननीय और पूजनीय है, वंदनीय है, क्योंकि भारत माता की स्वतंत्रता, गौरव, अखंडता और सांस्कृतिक एकता की रक्षा केवल संस्कृत के माध्यम से ही की जा सकती है। यह संस्कृत भाषा सभी भाषाओं के में सबसे प्राचीन और श्रेष्ठ है, इसलिए सही कहा गया है कि भाषाओं में प्रमुख मधुर और दिव्य है, और देवों की भाषा क्या है? संस्कृत है। 5 नंबर आपको हिंदी अनुवाद का मिलता है। इस तरीके से ये आपको 6 हो गए। यहाँ से लास्ट आपको एक और तैयार करना है, यहाँ पर 7वां नंबर का देखो दिया है, और यहाँ पर इसको करना है। कहाँ से लिया देखिएगा, बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैयक्तिक जीवनस्य अभ्युत्थानाय प्रयुक्ता आसन। तो यहां पर ये आपका सिद्धांता शब्द आया, मतलब कि पंचशील सिद्धांत वाला पाठ है, आप समझ गए होंगे थोड़ा सा, है ना। परम पथ इमे सिद्धांता राष्ट्रां नाम परस्पर मैत्रेयी सहयोग कारणानि विश्व बंधुत्वस्य विश्व शांतने साधनानि सन्ति। राष्ट्र नायकस्य श्री जवाहरलाल नेहरू महोदयस्य प्रधानमंत्रित्व काले चीन देशेन सह भारतस्य मैत्री पंचशील सिद्धांतानि धिकृत कृत्य एवाभवत यतो हि उभावपि देशौ बौद्ध धर्मे निष्ठावन्तयो आधुनिके जगति पंचशील सिद्धांता। ये एक शब्द भी मिल गया देखो। तो इस तरीके से इसका आप लोग संदर्भ लिख देना। प्रस्तुत गद्य खंड यानी कि गद्यांश, संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के या संस्कृत दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से लिया गया है। ये 2 नंबर यहाँ से। फिर इसका हिंदी अनुवाद आप कर दीजिएगा, यहाँ से ये देख सकते हो हिंदी अनुवाद भी दिया है इसमें कि बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे, और किंतु आजकल ये सिद्धांत राष्ट्रों की परस्पर मैत्रेयी सहयोग के आधार पर विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन है। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में चीन के साथ जो संधि हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने जब करी थी, इन्हीं पंचशील सिद्धांतों के आधार पर ही ये संधि चीन देश के साथ हुई थी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये हो जाएगा। और एक आपको अंतिम में 8वां कर लेना है, अथैका शकुनि सर्वेषां मध्यादश ग्रहणार्थम त्रिकृत्वा आश्रावयत तथा एकः काकः उत्थाय तिष्ठ तावत। तो ये आपका है जातक कथा के उलूक जातकम से संदर्भ इस तरीके से लिखना, और हिंदी अनुवाद आपको इस तरीके से करना है। ये अंतिम वाला आपका दिया था, और यहाँ से इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से हो जाएगा कि तब एक पक्षी शकुनी सभी के बीच में यह देखने के लिए 3 बार आवाज दी कि सभा में क्या भावनाएं हैं। तब एक कौवा उठ खड़ा हुआ और बोला, रुको कुछ समय के लिए। इस राज्याभिषेक के समय इसे इसके यानी कि राजा के चेहरे का ऐसा रूप है, तो क्रोधित होने पर इसका चेहरा कैसा होगा? यह क्रोधित होकर हमें देखेगा तो हम ऐसे हो जाएंगे कि तिल गर्म कढ़ाई में डाले जाते हैं और इधर उधर कूदते हैं। इस अनुवाद में कौवे के माध्यम से भावी संकट की आशंका प्रकट की गई है। मतलब कि ये स्टोरी कुछ ऐसी है जो कि मैं बता दूं, पक्षी जो है उल्लू का राजा बना रहे थे, तो भैया उल्लू का चेहरा कुछ ऐसा था कि जो कोई कौवे को पसंद नहीं आया, तो उसने बोला कि इसको राजा मत बनाओ। जब ये मतलब राजा बनने के टाइम पर इसका राज्याभिषेक हो रहा है, तब ये ऐसा चेहरा लेकर के बैठा है, तो जब ये क्रोधित होगा तब इसका चेहरा कैसा होगा, तो हम तो परेशान हो जाएंगे इससे। इसलिए उसने ये ऐसा कुछ यहाँ पर कह सकते हो कि रोक लगा दी कि राजा इसको मत बनाओ। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको संस्कृत के 8 महत्वपूर्ण जो गद्यांश है वो बताए हैं, और इसके बाहर आपका नहीं आएगा। इतना पढ़ लेना, आपका पूरा संस्कृत गद्यांश का जो 7 नंबर का ये टॉपिक है, 7 में 7 आप लेके आओगे। लेकिन हाँ, 2 नंबर संदर्भ का और 5 नंबर हिंदी अनुवाद का ये पैटर्न चलता है। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।